हेलो एंड वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम का। इसमें सबसे पहले है हमारे पास आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। आर्टिकल 19 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन कुछ राइट्स की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा से रिलेटेड है। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटीड टू सिटीजन्स। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 19 क्लोज 1। इसमें आ गया हमारे पास सारे सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उनके पास राइट है क्या करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तो फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, पीसफुली असेंबल कर सकते हैं बिना आर्म्स के, मतलब बिना वेपन्स के, फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मूव कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया के, प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन या कैरी ऑन कर सकते हैं कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में हमने पढ़ा है सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। सबसे पहले आगे इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन ऑन राइट्स का रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास फंडामेंटल फ्रीडम्स जो गारंटी की गई हैं सिटीजन्स को। ध्यान रखिए यहाँ पे पर्सन वर्ड नहीं यूज किया गया है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ये आ गया हमारे पास आर्टिकल 19 क्लोज 1 में। इसमें आ गया कौन कौन सी हमें फ्रीडम्स दी गई हैं। इसमें जो है हमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें सबसे पहला आ गया हमारे पास फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। दूसरा है हमारे पास पीसफुली असेंबल करना विदाउट आर्म्स। तीसरा है हमारे पास फॉर्म करना एसोसिएशंस, यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास मूव करना फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। फिर आ गया हमारे पास रिसाइड करना या फिर सेटल करना किसी भी पार्ट में इंडिया के। फिर आ गया हमारे पास प्रैक्टिस करना कोई भी प्रोफेशन या फिर कैरी ऑन करना कोई भी जो है ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस। तो इसमें आ गया हमारे पास राइट टू फ्रीडम। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास आर्टिकल 19 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन कुछ राइट्स की रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। फंडामेंटल फ्रीडम्स जो सिटीजन्स को दी गई हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिटीजन्स को दी गई हैं, पर्सन्स को नहीं दी गई हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर है पीसफुली असेंबल करना बिना आर्म्स के, फॉर्म करना एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर आ गया मूव करना फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में आप जो है पूरे इंडिया में कहीं पे भी जो है आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर आ गया इसमें नेक्स्ट हमारे पास रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया के। जैसे आप बिहार में रहते हैं, आप यहाँ से रिसाइड कर सकते हैं पंजाब में। इस पे आपको जो है कोई किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होगी। फिर आ गया प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन या कैरी ऑन कर सकते हैं कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। तो अगर आप कोई भी शॉप ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, एडवोकेट बनना चाहते हैं, किसी भी तरीके का प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस जो है आप कर सकते हैं। ये आपको जो है फंडामेंटल फ्रीडम दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज आर्टिकल 19 क्लोज 2। स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्पीच और एक्सप्रेशन पे, किसके इंटरेस्ट में? सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। फिर आ गया पब्लिक ऑर्डर हमारे पास, डिसेंसी या मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट जो है ऑफेंस की। तो ये जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो है लगाए जा सकते हैं।
फिर आ गया सेकंड जो राइट था हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू असेंबली, आर्टिकल 19 क्लोज 3। इसमें आ गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए जा सकते हैं, वो है हमारे पास सोवरनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, या फिर पब्लिक ऑर्डर। तो इसमें आ गया हमारे पास बेसिकली हमें जो है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हैं वो दे दी गई हैं। अब हम जो है फर्दर उनके रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे कि कब कब जो है इन फ्रीडम्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पहले हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है कब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्या क्या उनके ग्राउंड है रिस्ट्रिक्ट करने के। इसमें आ गए हमारे पास 8 ग्राउंड्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, फिर आ गया हमारे पास सिक्योरिटी स्टेट की, फिर आ गया हमारे पास फ्रेंडली रिलेशंस किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ अगर वो अफेक्ट होते हैं पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में, फिर आ गया हमारे पास डिसेंसी या फिर मोरालिटी, फिर आ गया हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर आ गया हमारे पास डिफेमेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी डिफेम कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी तरीके को के ऑफेंस को जो है वो इंसाइट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीडम जो है स्पीच के रिस्ट्रिक्शंस। फिर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे राइट टू असेंबली पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू असेंबली आ गया हमारे पास, यहाँ पे 2 तरीके के रिस्ट्रिक्शन है, सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर उसके इंटरेस्ट में, या फिर आ गया पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा हमारे पास 8 रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सबसे पहला है हमारे पास सोवरनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया की अगर वो अफेक्ट होती है, सिक्योरिटी एक स्टेट की अफेक्ट होती है, फॉरेन रिलेशंस फ्रेंडली रिलेशंस किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ अफेक्ट होते हैं, पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट होता है, कोई डिसेंसी या मोरालिटी अफेक्ट होती है, कंटेम्प्ट जो है कोर्ट का वो अफेक्ट होता है। फिर आ गया डिफेमेशन, अगर आप आप कुछ बोल रहे हैं और वो किसी भी इंसान को डिफेम कर रहा है तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन होगा, या आपने ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से इंसाइट हो रहा है ऑफेंस, तो यहाँ पे जो है आपका वो रिस्ट्रिक्शन होगा। फिर आ गया राइट टू असेंबली, इसमें आ गया हमारे पास पहला सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ये चीज़ खतरे में है तो आप असेंबल नहीं हो सकते हैं। फिर आ गया पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन है। फोर्थ आ गया हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, इसमें आ गया स्टेट के रिस्ट्रिक्ट कर सकता है राइट्स किसके इंटरेस्ट में, सोवरनिटी इंटीग्रिटी इंडिया की, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। फिफ्थ आ गया रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे और रेजिडेंस पे, इसमें आ गया हमारे पास इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक के, और जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब की उसके इंटरेस्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ गया रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस, तो स्टेट इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक की, प्रिस्क्राइब करके एक प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, कैरी ऑन करके कोई भी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री सर्विस इटसेल्फ फुली या पार्शली एक्सक्लूडिंग सिटीजन्स। सेवंथ आ गया कोर प्रिंसिपल, आर्टिकल 19 गारंटीज असेंशियल सिविल लिबर्टीज, लेकिन यहाँ पे कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सारे सब्जेक्ट टू होंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जो इम्पोज किए गए हैं लॉ के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में और नेशनल इंटीग्रिटी में। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग है इसमें आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस पे जो है क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस पे हमारे पास जो है 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास सोवरनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, फिर आ गया पब्लिक ऑर्डर हमारे पास, फिर आ गया हमारे पास मोरालिटी, फिर आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट बात करता है रिस्ट्रिक्शंस किस पे, फ्रीडम यहाँ पे मूवमेंट की कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इंडिया में थ्रू आउट द टेरिटरी। फिर आ गया कहीं पे भी जाके आप रेजिडेंट हो सकते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया के। इसमें हमारे पास जो है 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला अगर ये इंटरेस्ट में है जनरल पब्लिक के, दूसरा आ गया यहाँ पे प्रोटेक्शन की गई है जो इंटरेस्ट हैं हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब के।
क्योंकि मोस्टली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं वो ट्राइब्स फॉरेस्ट एरियाज़ में होती हैं। अगर वहाँ पे आपको अलाउ कर दिया जाएगा फ्री मूवमेंट के लिए या फ्री रेजिडेंस के लिए, तो चांसेस होंगे आप उनकी जो ट्राइब की जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब कर सकते हैं या फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन से ये मूवमेंट जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की गई है। फिर आ गया 6th पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन प्रोफेशन पे, ट्रेड पे या फिर बिजनेस पे। इसमें आ गया हमारे पास 3 पॉइंट्स। पहला है यहाँ पे इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक के। फिर आ गया अगर कोई प्रोफेशनल या फिर कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो है आपका रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं डॉक्टर का। जैसे किसी पर्सन के पास जो है प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है डॉक्टर बनने की, लेकिन वो ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है लोगों को ये बोल के कि मेरे पास फ्रीडम है मेरे पास फ्रीडम है प्रैक्टिस करने की कोई भी प्रोफेशन, तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा। जहाँ पे प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे जो है आपका जो है रिस्ट्रिक्शन होगा। इसमें आप एडवोकेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी पर्सन खड़ा होके कोर्ट में अपना केस जो है किसी के लिए नहीं बोल सकता है। वहाँ पे प्रॉपर एडवोकेसी का आपको लाइसेंस चाहिए, उसके बाद ही आप जो है केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास 3rd पॉइंट कि अगर आप कैरी कर रहे हैं कोई भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सेल्फ सर्विस by carrying on any service itself fully or partially excluding citizens, तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास एक्सक्लूड कर रहे हैं अगर आप सिटीजन्स को, जो फुली और पार्शली एक्सक्लूड करता है सिटीजन्स को। इसमें आ गया हमारे पास जो लॉ की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आप ओपीएम का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके के ड्रग का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया है जो कानून की तरफ से, वो जो है यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किस किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन किए हैं। पहला है रिस्ट्रिक्शन राइट है फॉर्म करने का एसोसिएशन, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की अगर अफेक्ट होती है, पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट होता है, मोरालिटी अफेक्ट होती है, तीनों आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे। फिर आ गया फ्रीडम है मूवमेंट की और रेजिडेंस की। पहला आ गया जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, दूसरा आ गया यहाँ पे प्रोटेक्शन है इंटरेस्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब की, तीसरा आ गया हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस। पहला है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, दूसरा है अगर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर आप कोई भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस कर रहे हैं जो फुली या पार्शली एक्सक्लूड किया गया है सिटीजन्स के लिए, यहाँ पे भी ये जो है रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन जो है, कन्विक्शन जो है ऑफेंसेस का, इसकी रिस्पेक्ट में पहला आ गया इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, या आ गया आर्टिकल 20 क्लोज 1 में। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है सिर्फ उस एक्ट के लिए जो ऑफेंस था लॉ इन्फोर्स के अंडर उस टाइम पे जब वो कमिट किया गया था। कोई भी पर्सन को नहीं दिया जा सकता है ग्रेटर पनिशमेंट देन जो प्रिस्क्राइब किया गया था लॉ के द्वारा उस टाइम पे जब ऑफेंस कमिट हुआ था। सेकेंड आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लोज 2। कोई भी पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, पनिश नहीं किया जा सकता एक से ज़्यादा सेम ऑफेंस के, मतलब सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। तीसरा आ गया प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लोज 3। कोई भी जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो विटनेस होगा अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि खुद के अगेंस्ट विटनेस होगा और एविडेंस देगा। कोर प्रिंसिपल है आर्टिकल 20 सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल्स को अनफेयर क्रिमिनल लॉज और प्रोसीजर्स से, इंश्योर करता है जस्टिस, फेयरनेस और जो प्रोटेक्शन है पर्सनल लिबर्टी की। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो किसकी बात करता है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोटेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में, कि अगर कन्विक्शन हो गया है किसी ऑफेंस के लिए तो वहाँ पे कौन कौन सी जो प्रोटेक्शंस हैं वो अवेलेबल होंगी एक अक्यूज्ड पर्सन को। तो यहाँ पे जो है आपकी 3 तरीके की प्रोटेक्शन है। पहला आ गया इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ।
इसका क्या मतलब है कि एक पर्सन को जो है वो कन्विक्ट किया जा सकता है सिर्फ उस एक्ट के लिए जो उस टाइम पे ऑफेंस में था, जब वो जो है कमिट किया गया था। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास किसी भी पर्सन को जो है ग्रेटर पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो प्रिस्क्राइब की गई थी उस टाइम पे जब ऑफेंस कमिट हुआ था। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब है, किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता एक टाइम से ज़्यादा के लिए सेम ऑफेंस के लिए। मतलब एक ऑफेंस उसने कमिट कर दिया है, उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उसको पनिशमेंट मिल गई है, फॉर एग्जांपल 3 साल की उसको पनिशमेंट मिल गई है। 3 साल की पनिशमेंट जब वो काट लेता है, वो उसको जो है फिर रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें आ गया कि आप किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो विटनेस होगा अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दे या ऐसा कोई एविडेंस दे जहाँ पे वो जो है खुद को इंक्रिमिनेट कर रहा है या बोल रहा है कि मैंने ही ये किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जितने भी नार्को एनालिसिस टेस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पे आते हैं कि इनको माना नहीं गया है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, लेकिन इनको जो है फुली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एज एविडेंस, इनको जस्ट इन्वेस्टिगेशन की हेल्प में लिया जाता है। तो यहाँ पे आगे इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 20 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन किसके राइट में, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आ गया यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें आ गया हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है, कन्विक्शन उसी के लिए होगी उस एक्ट के लिए जो ऑफेंस था जिस टाइम पे वो कमिट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है हमारे पास हिंदू लॉ में जो मोनोगमी है उसका कॉन्सेप्ट है, तो मतलब एक इंसान जो एक आदमी है वो एक ही औरत से शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बाइगमी है वो जो है पनिशमेंट है। तो अगर एक हस्बैंड ने जो है 2 वाइफ्स रखी हैं तो यहाँ पे जो है वो पनिशेबल है। अब ये जो है हमारे पास मोनोगमी का कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास हिंदू लॉ इनेक्ट होने के बाद आया है। अर्लियर जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो हिंदूज का कल्चर था उसमें एक जो हस्बैंड था वो 2 या 3 जो है वाइफ्स रख सकता था। तो फॉर इंस्टेंस किसी एक मैन ने यहाँ पे 3 औरतों से शादी की है, W1, W2 और W3। अब ये जो है हमारे पास जिस टाइम पे इसने शादी की थी उस टाइम पे ये एक्ट ऑफेंस नहीं था, लेकिन हिंदू लॉ इनेक्ट होने के बाद जो है ये ऑफेंस बन गया है। तो जब उसने शादी की थी तब ये एक्ट ऑफेंस नहीं था, तो उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि कन्विक्शन तभी होगा जब एक्ट जो ऑफेंस मानी गई है वो जब एक्ट जो की गई है वो ऑफेंस मानी गई है जब उसको कमिट किया गया है। तो यहाँ पे ऑफेंस नहीं माना गया था तो कन्विक्शन नहीं होगा। अगर इनेक्टमेंट के बाद कोई ऐसा करता है तो वहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। फिर आ गया कोई ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जिस टाइम पे एक्ट कमिट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन ने, मान लीजिए ए ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है बी के अगेंस्ट, वहाँ पे जब उसने कमिट किया तो उसकी सज़ा 3 साल थी, लेकिन उसके 2 साल बाद ही उसके प्रोसीडिंग में जब वो चल रहा था तब एक अमेंडमेंट हुआ जहाँ पे उस ऑफेंस की सज़ा जो है 10 साल कर दी गई है। अब यहाँ पे जब ऑफेंस कमिट किया और उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वही उससे ज़्यादा पनिशमेंट जो है एक इंसान को नहीं दी जा सकती है या अक्यूज्ड पर्सन को नहीं दी जा सकती है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब है कोई भी ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है किसी भी ऑफेंस के लिए जो उस टाइम पे जब उसको कमिट किया गया था उस टाइम पे प्रिस्क्राइब्ड थी। फिर आ गया हमारे पास अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसमें बोला गया है कि किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता मोर देन वंस सेम ऑफेंस के लिए। अगेन यहाँ पे अगर एक आपने एक्ट किया है वो ऑफेंस है, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगा, फिर पनिशमेंट मिलेगी। अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट, आप कन्विक्ट हो गए हैं, आपने सेंटेंस अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद दोबारा से आपको जो है कभी उस ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। तीसरा है हमारे पास अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन है किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो विटनेस बने खुद के अगेंस्ट।
इसका जो है आप बहुत बार आपका जो अभी BNSS है प्रोसीजरल लॉज में बहुत बार देखा जाता है, स्पेशली अरेस्ट के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे आपका आर्टिकल 20 क्लोज 3 बहुत यूज़ होता है कि वहाँ पे जो है अरेस्टेड पर्सन खुद कोई भी स्टेटमेंट या खुद कोई भी ऐसा एविडेंस उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो दे जिससे उसके अगेंस्ट ही जो है एविडेंस इम्प्लांट हो जाए। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। इसमें आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन यहाँ पे लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की। इसमें आ गया हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा। स्कोप क्या है आर्टिकल 21 का? जो टर्म है हमारे पास लाइफ, वो इंक्लूड करती है राइट टू लिव ह्यूमन डिग्निटी के साथ नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। पर्सनल लिबर्टी कवर करती है एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीडम्स जो रिलेट करता है एक इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल ऑटोनॉमी से। तीसरा आ गया रिक्वायरमेंट जो है फेयर प्रोसीजर की। प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। फोर्थ आ गया कोर प्रिंसिपल। आर्टिकल 21 एक्ट करता है कि ये हार्ट है फंडामेंटल राइट का, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन और इंश्योर करता है डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस सबके लिए। तो यहाँ पे जो है हमने डिस्कस किया है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन की ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है उसका जो राइट है लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का, एक्सेप्ट जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा। यहाँ पे जैसे कि अरेस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे अरेस्ट का पूरा जो प्रोसीजर है वो इस्टेब्लिश किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है बट अदरवाइज नहीं किया जा सकता। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जो टर्म है लाइफ, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, विद ह्यूमन डिग्निटी, नॉट मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस, कि सिर्फ एनिमल्स के जैसे एग्जिस्ट नहीं करना है, एक डिग्निटी के साथ राइट है आपको जीने का। फिर आ गया हमारे पास सेकंड, पर्सनल लिबर्टी कैरी करती है एक बहुत ही कवर करती है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फ्रीडम्स एक इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल ऑटोनॉमी से। फिर आ गया तीसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फेयर प्रोसीजर की, कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 को और क्या बोला गया है? आर्टिकल 21 को बोला गया है हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये एक्ट करता है एज हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्योंकि इसके बेसिस पे ही पूरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेस्ड हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल 21। इसमें आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है लॉ के द्वारा, दैट इज जैसे कि एग्जांपल आ गया अरेस्ट में उसको पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है क्योंकि वो प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश हुआ है लॉ के द्वारा। फिर आ गया लाइफ, हमारे पास लाइफ जो है वो इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, इसमें आपके बहुत सारे राइट्स आते हैं जैसे राइट टू स्लीप पीसफुली आ गया हमारे पास। एक रामलीला मैदान वाला केस था जहाँ पे जो है कुछ स्ट्राइक चल रही थी और वहाँ पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने कंप्लेंट की कि यहाँ पे जो है पीसफुली हम सो नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 21 के अंदर जो है उनको डिस्पर्स किया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर आ गया हमारे पास पर्सनल लिबर्टी का मतलब है एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअल की फिजिकल या मेंटल जो है ऑटोनॉमी की। इसमें एग्जाम्पल आ गया हमारे पास राइट टू प्रिवेसी, वो भी हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है कि एक पर्सन की जो प्रिवेसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। फिर आगे फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसीजर जो है वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये जो है आपके पास बेसिकली बैरक लैंग्वेज है, उसी को हमने यहाँ पे डिकोड किया है। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो जो आर्टिकल 21 है हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का,
वो इतना ज़्यादा वाइड है, इसमें इतने ज़्यादा केसेस हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड केसेस हैं, जैसे बार हो गया पब्लिक स्मोकिंग पे, या फिर आ गया राइट टू मिनिमम वेजेस आ गया, राइट टू प्रिवेसी आ गया, राइट टू स्लीप आ गया, राइट टू चूज़ योर पार्टनर आ गया। इस तरीके के बहुत सारे राइट्स हैं और उसके हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड केस लॉज हैं, बहुत सारे हमारे पास जो है स्टैंडर्ड केस लॉज है जिसमें हेल्ड किया गया है कि जो राइट टू लाइफ वाला जो हमारा पार्ट है कि बहुत सारे केसेस में हेल्ड किया गया है। कुछ स्टैंडर्ड केस लॉज हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में जो है इन नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी आज या कल जो है मैं आपके जो है जितने भी स्टैंडर्ड केस लॉज हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे, उनके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊँ। कल ही आई थिंक मैं इंक्लूड करवा दूंगी। आपका 15 से 20 मिनट का लेक्चर रहेगा जिसमें आपके कम से कम 10 से 15 स्टैंडर्ड केसेस होंगे जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बेसिस पे आपकी बहुत ही अच्छी जजमेंट्स जो हैं वो हेल्ड की गई हैं और आपके बहुत सारे राइट्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कल डेफिनेटली मैं 10 to 15 स्टैंडर्ड केसेस आपके आर्टिकल 21 के इंक्लूड कर दूंगी। अभी हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, बट जो प्लेलिस्ट होगी उसमें इस लेक्चर के बाद ही मैं उस लेक्चर को डाल दूंगी। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A आ गया इसमें हमारे पास राइट टू एजुकेशन। इसमें आ गया हमारे पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड है कि वो प्रोवाइड करेगी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। एज ग्रुप कौन से कवर्ड है? राइट अप्लाई करेगा सारे के सारे चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज, तो 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा जो एजुकेशन का राइट है। रोल क्या है स्टेट का? जो मैनर या इम्प्लीमेंटेशन है एजुकेशन का वो डिटरमिन्ड है लॉ के द्वारा, जो दिया गया है स्टेट के द्वारा, बनाया गया है स्टेट के द्वारा। नेचर क्या है राइट का? एजुकेशन जो है अंडर आर्टिकल 21A वो एक फंडामेंटल राइट है, इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट हर एक चाइल्ड के लिए। फिर आ गया फिफ्थ कोर प्रिंसिपल। आर्टिकल 21A स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी, गारंटी करके यूनिवर्सल एक्सेस जो है बेसिक एजुकेशन को एज अ फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन की। सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें बोला गया है कि जो स्टेट है हमारे पास उसका ऑब्लिगेशन है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। सेकंड आ गया एज ग्रुप कौन सा है हमारे पास? 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप है, मतलब इनके लिए जो है फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। तीसरा आ गया इसमें स्टेट का रोल क्या है कि किस मैनर में या किस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा एजुकेशन का, इसके लेके जो लॉ बनाए जाएंगे वो स्टेट के द्वारा बनाए जाएंगे। अब नेचर क्या है यहाँ पे 21A का? नेचर में आ गया हमारे पास ये एक फंडामेंटल राइट है, इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हर एक चाइल्ड का। तो बेसिकली यूनिवर्सल जो एक्सेस है बेसिक एजुकेशन का वो इसका कोर प्रिंसिपल है। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का ऑब्लिगेशन किस पे है? स्टेट पे। एज ग्रुप क्या कवर किया गया है? 6 to 14 का एज ग्रुप है। स्टेट बताएगा किस मैनर में इम्प्लीमेंट या कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा एजुकेशन का, ये डिटरमाइन किया जाएगा लॉ के द्वारा जो स्टेट ने दिया है। फिर आ गया ये हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट है, इंश्योर करेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट जो है हर एक चाइल्ड का। तो ये आ गया हमारे पास आर्टिकल 21A। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल 22। ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे कैसे अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन है। पहला आ गया राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। आर्टिकल 22 क्लोज 1। हर एक अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है इन्फॉर्म करने का जो ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के जितना जल्दी हो सके पॉसिबल। कंसल्ट करना, डिफेंड करना लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसकी चॉइस का। फिर आगे प्रोड्यूस किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। एक अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंडर अरेस्ट के।
टाइम रिक्वायर्ड जो है ट्रैवल का वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स वहाँ पे रिक्वायर करेगी मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन। फिर आ गया एक्सेप्शंस टू दीज सेफगार्ड्स, इसमें आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगी एनिमी एलियंस पे या पर्सन जिनको अरेस्ट या डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर। बहुत ही आपका सिंपल आर्टिकल है। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 22, यहाँ पे प्रोटेक्शन किसको दी गई है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। पहला आ गया इसमें जो राइट्स हैं हमारे पास अरेस्टेड पर्सन के, इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास इन्फॉर्म करना जो ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के अरेस्टेड पर्सन को। दूसरा उसका जो राइट है कंसल्ट करने का या डिफेंड किए जाने का लीगल प्रैक्टिशनर उसकी चॉइस का उसके द्वारा। फिर आ गया सेकेंड हमारे पास प्रोड्यूस किया जाएगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने। यहाँ पे जो टाइम है वो है 24 आवर्स और जो टाइम जो ट्रैवल का टाइम है उसको जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। तीसरा है यहाँ पे अगर बियॉन्ड 24 आवर्स करना है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट परमिट करेगा तभी कर सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसमें, ये जो है आपका एनिमी एलियन को अलाउड नहीं होगा कि उसको बियॉन्ड 24 आवर्स ना रखा जाए या ग्राउंड्स बताए जाएं या जो भी है, या फिर किसी भी पर्सन को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर जो है अरेस्ट किया गया है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर अरेस्ट किया गया है तो उस पर जो है ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट्स होंगे अरेस्टेड पर्सन के, इन्फॉर्म किया जाएगा ग्राउंड्स जो हैं अरेस्ट के। फिर आ गया जो हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, उनका जो लीगल प्रैक्टिशनर है अपनी चॉइस का। प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंडर, ट्रैवल का टाइम एक्सक्लूड होगा। बियॉन्ड 24 आवर्स रखना है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। किसको ये जो है राइट अलाउड नहीं होगा, एनिमी एलियन को या फिर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास लिमिट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सीड नहीं किया जा सकता 3 मंथ से ज़्यादा अनलेस एडवाइजरी बोर्ड जो क्वालिफाइड है एज हाई कोर्ट जजेस रिपोर्ट करती है सफिशिएंट कोर्स। डिटेंशन अकॉर्डिंगली होगा पार्लियामेंट्री लॉ के। फिर आ गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड टू रिप्रेजेंट। डिटेन पर्सन को इन्फॉर्म करना है, उसके जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रिप्रेजेंटेशन की अगेंस्ट जो डिटेंशन ऑर्डर है। 6th आ गया नॉन डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। अथॉरिटीज़ विदहोल्ड कर सकती हैं इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोजर अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के। पावर ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है सर्कमस्टांसेस डिटेंशन के बियॉन्ड 3 मंथ्स बिना एडवाइजरी बोर्ड ओपिनियन के। मैक्सिमम पीरियड जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, फिर प्रोसीजर जो फॉलो किए जाएंगे एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है हमारे ये राइट्स जो है नहीं दिए जाएंगे। इसमें पहला आ गया, इसमें हमारे पास लिमिट क्या होगी, टाइम लिमिट क्या होगी, एक्सीड नहीं कर सकते हैं 3 मंथ्स अनलेस यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सफिशिएंट कोर्स देती है कि भाई 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन कर सकते हैं, या फिर डिटेंशन जो होता है वो पार्लियामेंट्री लॉज के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर आ गया सेकंड, उन पर्सन्स के पास राइट है इन्फॉर्म करने का, कि उनको इन्फॉर्म किया जाए उनके जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के। फिर आ गया रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको जो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए, कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है लीगल रिप्रेजेंटेशन डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर किया जा सकता है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में। अथॉरिटीज़ जो हैं वो विद होल्ड कर सकती हैं इंफॉर्मेशन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इसका, कि यहाँ पे पावर क्या है पार्लियामेंट की। यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, पहला कर सकती है सरकमस्टांसेस जिसमें 3 मंथ से ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड की जो ओपिनियन के। सेकंड आ गया मैक्सिमम पीरियड जो है डिटेंशन का, वो पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है।
फिर आ गया कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, वो जो है पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसमें आ गया हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन। सबसे पहले आ गया हमारे पास लिमिट, 3 महीने की लिमिट है अनलेस एडवाइजरी बोर्ड सफिशिएंट कॉज देती है या फिर पार्लियामेंट लॉज के हिसाब से डिटेंशन हुई है। नेक्स्ट आ गया राइट है इन्फॉर्म करने का उनको ग्राउंड्स जो है डिटेंशन के, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे रिप्रेजेंटेशन जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। फिर आगे नॉन डिस्क्लोजर, पब्लिक इंटरेस्ट में विदहोल्ड की जा सकती है इंफॉर्मेशन जो है अगर ज़रूरी है। पावर क्या है पार्लियामेंट की, सर्कमस्टांसेस जिनमें 3 महीने से ज़्यादा भी डिटेंशन किया जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के। मैक्सिमम पीरियड जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो। फिर आ गया प्रोसीजर जो है एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा फॉलो किया जाएगा। ये जो है सब कुछ पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हम जो है कल के लेक्चर में करेंगे, या फिर कल मैंने अगर स्टैंडर्ड केस लॉज करवाए कल, तो हम परसों के लेक्चर में वो जो है डिस्कस करेंगे आगे वाले जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सब्जेक्ट की, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की जो चैनल पे कवर्ड है, उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, उसमें आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप किसी भी तरीके की अपनी पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी डाल सकते हैं। अगर आपको चैनल से रिलेटेड कोई और फीडबैक देना है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, या आप उसके लिए आप क्वेरी भी डाल सकते हैं। आपको कोई और गाइडेंस चाहिए जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो गाइडेंस वीडियो आए कि प्री कैसे प्रिपेयर करना है मेंस या फिर इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, तो हम एक वीकेंड पे जो है ये पूरा का पूरा लेक्चर भी कवर कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी क्या स्टेप्स होंगे इन केस आप बहुत ही न्यूबी हैं और पहले से ही नहीं जानते हैं एग्ज़ाम के बारे में, फेमिलियर नहीं है, तो हम एक स्पेशल जो लेक्चर कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो हमारे मेंबर्स के लिए है चैनल पे। इसमें आपकी एक बेसिक मेंबरशिप है, एक एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस में आपको वीडियो लेक्चर प्लस आपको साथ के साथ पीडीएफ मिलेगी जो भी क्वेश्चंस उस दिन कवर किए गए हैं। तो आप जो है मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप तो आप वन टाइम आपको मेंस का कंटेंट चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, आप वहाँ से जो है पीडीएफ्स ले सकते हैं। हमने बहुत ही मिनिमम जो है आपका प्राइस रखा है, तो मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी यहाँ से कुछ भी लेना है, पीडीएफ लेना है या गाइडेंस लेनी है, तो आप जो है थोड़ा सा फ्री फील करें इन्वॉल्व होने में। बाकी आज के लेक्चर